नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। इसके संकेत तो पिछले करीब-करीब 1 डेढ़ साल से मिल रहे हैं। लेकिन हाल में 2 घटनाएँ ऐसी घटी हैं, जिनसे अब ये लगभग साबित हो रहा है, साफ-साफ संकेत मिल रहे हैं कि रिश्ते खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। एक घटना बांग्लादेश में इस समय जिस तरीके से विशेषकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बल्कि अत्याचार नहीं हो रहे हैं, क्रूरता और बर्बरता हो रही है, उनकी हत्याएँ की जा रही हैं और ये किसी और ने नहीं, वहाँ के कार्यकारी सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक्सेप्ट किया है और उसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, बर्बरता, क्रूरता ना हो, उनके घरों को, उनके प्रतिष्ठानों को आग ना लगाई जाए, उनके अपहरण ना किए जाएँ, उनके रेप ना किए जाएँ, बर्बर हत्याएँ ना की जाएँ, ये संकेत देने के लिए वो ढाका स्थित जो हिंदुओं की शक्ति पीठ है, ढाकेश्वरी मंदिर, वहाँ भी गए। उन्होंने ऑन कैमरा स्वीकार किया है कि हम हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। वहाँ की होम मिनिस्ट्री के जो सलाहकार बनाए गए हैं, सखावत हुसैन, उन्होंने माफ़ी माँगी है। इस सब के बावजूद जब अमेरिका की ख़ास तौर से सरकार की और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से पूछा गया कि साहब वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो जो इनकी प्रवक्ता है जीन पियरे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास अभी कहने के लिए कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकन और कुछ हिंदुओं के समूह ने मिलकर के अभी 2 दिन पहले व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किए हैं और उनसे ये भी पूछा गया था, एक पत्रकार ललित के द्वारा, कि शेख हसीना ने ये बयान दिया है कि अगर मैं अमेरिका के प्रेशर में आकर के जो हमारा एक द्वीप है, उसे दे देती, तो मेरी सरकार बनी रहती। इस पर भी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जीन पियरे ने यही कहा कि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही हूं, हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। ये तो एक घटना है, यानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, जो हिंसा हुई है, शेख हसीना सरकार का जो तख्ता पलट हुआ है, उस पर अमेरिका चुप्पी साधे हुए है और सिर्फ ये कह रहा है कि हम वहाँ के घटनाक्रम पर बारीक नज़र रखे हुए हैं। शेख हसीना ने सीधे-सीधे आरोप लगाया था कि अमेरिका का हाथ है मेरी सरकार को अपदस्थ करने में और ये खबरें लगातार आ रही हैं कि सीआईए, आईएसआई, जमात-ए-इस्लामी, इन सब ने मिलकर के शेख हसीना की सरकार को गिराया है और उन्हें प्राण रक्षा के लिए बांग्लादेश से बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया है। जो कुछ हुआ था सबके सामने है। 5 अगस्त को उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे करके बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। वो भारत में हैं इस समय और सुरक्षित जगह पर हैं। इसको लेकर के भी मुझे लगता है कि अमेरिका की भौहें तनी हुई हैं और वहाँ भी इस समय जो सत्ता पर काबिज हुए हैं, उनके भी जिनमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर अ, सखावत हुसैन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि साहब
भारत हमारे मामलों में दखल-अंदाज़ी ना करे और ये भी अच्छा नहीं है कि शेख हसीना भारत में है इस समय। इस तरह के संकेत, इस तरह की बयानबाज़ी ये शो करती है कि एक पूरा नेक्सस है, वो किस तरीके से भारत की दृढ़ता के सामने इस समय खुद को भले ही बेबस पा रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ है। हिंदुओं पर अत्याचारों पर अमेरिका की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। दूसरी घटना, भगवान राम की भव्य और दिव्य मूर्ति को गढ़ने वाले जो अब रामलला की मूर्ति विराजमान है भव्य और दिव्य राम मंदिर में, उसके जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, वो 30 अगस्त से 1 सितंबर की अमेरिका यात्रा पर जाने वाले थे। उन्होंने वीजा अप्लाई किया था। जो रिचमंड वर्जीनिया है, उसका जो ग्रेटर रिचमंड रिचमंड कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर विश्व कन्नड़ सम्मेलन होने जा रहा है और अरुण योगीराज को वहां विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। 2 महीने पहले उन्होंने अमेरिकी कॉन्सुलेट में वीजा अप्लाई किया था। अभी 10 अगस्त को उनकी वीजा की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई और इसके लिए कोई कारण भी नहीं बताया गया है। कोई रीजनिंग नहीं दी गई है कि इसलिए आपकी अमेरिका यात्रा का वीजा नहीं दिया जा रहा है और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। सारी जो औपचारिकताएं होती हैं, वो सब पूरी कर ली गई थी। जो वहाँ से आमंत्रण था, वो भी अमेरिकी कॉन्सुलेट को दे दिया गया था। इसके बावजूद अगर उनकी वीजा की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है और बिना किसी कारण बताए किया गया है, तो ये एक और ऐसी दूसरी घटना है जो हमें ये संकेत और संदेश देती है कि साहब अरुण योगीराज को भी अगर वो वीजा नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं उसी दौर में तो भारत और अमेरिका के रिश्ते नहीं पहुंचने जा रहे हैं, जिस दौर में एक समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को भी वीजा नहीं दिया गया था। ये अलग बात है कि बाद में जब वो भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, तो उसी ओबामा सरकार ने व्हाइट हाउस में आधिकारिक यात्रा पर पहुंचने पर उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया था। तो ये 2 घटनाएं बताती हैं कि साहब भारत और अमेरिका के बीच में कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी है और रिश्ते खराब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अरुण योगीराज को वीजा ना दिए जाने पर इसलिए भी बहुत सारे लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इनकी पत्नी ऑलरेडी यूएस की यात्रा कर चुकी हैं और ये केवल 3 दिन के लिए जा रहे थे, वो भी विश्व कन्नड़ समिट में सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 30, 31 और 1 सितंबर को इनकी भारत वापसी होने वाली थी। तो 3 दिन का भी आप वीजा देने को तैयार ना हो, और वो भी ऐसे मूर्तिकार को जिनकी पूरी दुनिया में ही जय जयकार हुई है, जैसी भव्य रामलला की मूर्ति इन्होंने गढ़ी है, उकेरी है। ये जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जब हम पिछली कुछ दूसरी घटनाओं पर नजर दौड़ाते हैं, तो हमें पता चलता है कि अमेरिका की चुनाव के दौरान पन्नू को लेकर के जो बयानबाजी हुई थी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से गुरवंत पंत पन्नू को लेकर के साहब उनकी हत्या की साजिशें रची गई और उसमें भारत के
रो के कोई अधिकारी भी संलिप्त है, इस तरह की बातें कही गई थी और ये भी कहा गया था कि हम ये चाहेंगे कि भारत इस मामले में जाँच करे, कड़ी कार्रवाई करे और हमें अवगत कराए। इस तरह की बयानबाज़ी की गई थी। बाद में आपको ध्यान होगा, नाविका कुमार और सुशांत सिन्हा के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हो रहा था और जब ये सवाल पूछे गए थे कि विदेशों की तरफ से भी कुछ बयानबाजियाँ हुई हैं चुनाव के दौरान, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि हमारे यहाँ चुनाव जो हैं वो लोको उत्सव की तरह है और दुनिया टिप्पणी करे तो हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो रहा है। यानी उसको प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं। बीच चुनाव अगर अमेरिका का विदेश विभाग या वहाँ का कोई अधिकारी पन्नू की तथाकथित हत्या की साजिश की बात करता है, इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार और चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही थी और देश के भीतर और देश के बाहर की बहुत सारी शक्तियाँ इस बार उनको रोकने की कोशिश भी कर रही थी। तो ऐसे में पन्नू को लेकर के जो बयानबाज़ी की गई है, ये मोदी जी का भी और बाकी लोगों का भी मानना है कि पंजाब में उनकी पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित करने की कोशिश की गई। हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, देश के दूसरे हिस्से में भी जहाँ-जहाँ सिख हैं और कुछ गरम मिजाज मतदाता हैं, जिन्होंने इस बार 2 सीटों पर ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों को लोकसभा के लिए चुन लिया, सरबजीत खालसा को और जो आपके अ, ये अमृतपाल सिंह को, जो अतिवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और ये अमृतपाल तो चूँकि डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और खालिस्तानियों की पैरवी करता रहा है, तो ऐसे में उस चीज़ के खतरे बने हुए थे। ऐसे में अमेरिका की जो बयानबाज़ी हुई है, वो ज़ाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आई होगी और उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कह भी दी थी कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद फिर हम इन चीज़ों को भी देखेंगे, एड्रेस करेंगे। कनाडा में जिस तरीके से निज्जर की हत्या के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत पर एक तरीके से ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी और उसके बाद से ही भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते जो है बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, यूके से लेकर के तमाम दूसरे, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब देशों में जो भारत में वांछित खालिस्तानी हैं या भारत विरोधी हैं, आतंकवादी हैं, उनको जिस तरीके से हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है और उनको संरक्षण दिया जाता है, उसको लेकर के मोदी सरकार अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करती रही है। और ये सवाल तो उठते रहे हैं कि ये गुरबंश सिंह पन्नू है कौन? जिसको अमेरिका जो है वो हीरो बनाए दे रहा है। वो आए दिन धमकियाँ देता रहता है। वो आए दिन पंजाब में बवाल कराने की कोशिश करता रहता है। दिल्ली में जी20 सम्मेलन को भी डिस्टर्ब करने की उसने धमकियाँ दी थी, गीदड़ भभकियाँ दी थी। ऐसे लोगों के लिए अमेरिका अगर पैरवी करेगा और उससे पहले एक घटना और घटी थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मोदी सरकार चीफ गेस्ट बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे टाल दिया। अमेरिका के जो एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने 2 बार भारत की अपनी यात्रा को टाल दिया था और कनाडा में निज्जर की हत्या हो या दूसरे लोगों की हत्या हो, पाकिस्तान में एक-एक करके जो आतंकवादी निपट रहे थे, उसको लेकर के भी जो पश्चिमी देशों के
मीडिया हाउसेज़ ने छाती पीटी और बवाल किया कि साहब इसमें भारत का हाथ है। और जिस तरीके से ये सब खेल चल रहा था, उसको लेकर के भारत सरकार, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये महसूस कर रहे थे कि अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। भारत के साथ नज़दीकी भी दिखा रहा है। चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक ढाल के तौर पर और एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन जो भारत की सुरक्षा चिंताएँ हैं, उनको लेकर के वो बहुत बेफ़िक्र दिखाई दे रहा है। बल्कि जो भारत की सुरक्षा चिंताओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को प्रश्रय देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिश्ते उस समय और खराब दौर में पहुँचे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद वो इटली गए, तो एक समिट में भाग लेने के लिए गए, लेकिन किसी देश की आधिकारिक यात्रा पर अगर वो गए, तो वो उन्होंने रूस को चुना। और जब वो मॉस्को की यात्रा पर थे, तो पूरी दुनिया ने देखा था किस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन के साथ वो गले मिले थे, और दोनों की गर्मजोशी और दोनों का आपसी विश्वास वो देखने लायक था। उस यात्रा के दौरान क्या-क्या समझौते हुए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो बाद की बात है। लेकिन ये यात्रा ऐसे समय हुई जब वाशिंगटन में नेटो देशों का एक समिट भी हो रहा था। सारे नेटो देशों के जो प्रतिनिधि हैं, वो वाशिंगटन में इकट्ठे हो रहे थे। तो अमेरिका की तरफ से बयान आया कि ये जो टाइमिंग थी नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा की, वो ठीक नहीं थी। और बहुत सारे जो वैदेशिक मामलों के जानकार हैं, उनका कहना ये था कि साहब मोदी जी ने अमेरिका को बड़ा असहज कर दिया। तो जो भारत-अमेरिका, भारत-रूस, इन रिश्तों के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि भारत कभी भी अमेरिका का या रूस का या किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं रहा है। एक दौर था जब गुटनिरपेक्ष देशों का एक संगठन हुआ करता था, तब भी जब 2 देशों के बीच, 2 महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, भारत तो तब भी तटस्थ था। वो किसी के पीछे नहीं खड़ा हुआ था या पिछलग्गू नहीं था। आज की तारीख में भी अगर अमेरिका को ये गलतफ़हमी है कि भारत वैसे उठक-बैठक करेगा जैसे हम चाहेंगे, तो वो कैसे संभव है? भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं, वो ही सर्वोच्च स्तर पर हैं, और वो जहाँ उसके हित सधेंगे, वो उसके साथ अपने रिश्ते रखेगा। और यही संकेत तो नरेंद्र मोदी ने मॉस्को की यात्रा करके साफ-साफ दिए हैं। एक्चुअल में अमेरिका की दिक्कत क्या है? अमेरिका रूस-यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है और जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें रूस को पूरी दुनिया में अलग-थलग कर देना चाहता है। लेकिन चीन भी रूस के साथ खड़ा है, उत्तर कोरिया भी साथ खड़ा है, ईरान के साथ भी रूस के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कई दूसरे देशों के हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ दें और अमेरिका को छोड़ दें, तो बाकी लोग रूस को पूरी दुनिया में अलग-थलग करने के पक्ष में नहीं हैं। और भारत ने भी लगातार रूस के साथ जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतें हैं, ईंधन की ज़रूरतें हैं, उनको उनकी खरीद को जारी रखते हुए ये साफ़ कर दिया था यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी और अमेरिका के लिए भी कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च स्तर पर हैं। आप जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस की मदद हो रही है हमारी खरीद से, तो आपको एस जयशंकर साहब का एक बयान याद होगा जब वो यूरोप के एक देश की यात्रा पर थे। उन्होंने कहा था कि केवल भारत के कच्चा तेल खरीदने से रूस की मदद हो रही है। हम 1 महीने का
जितना तेल खरीदते हैं रूस से, उतना तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो सुबह से लेकर के दोपहर तक खरीद लेते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ क्यों खरीद रही हैं रूस से ईंधन? वो भी बंद कर दें। तो इसलिए ये जो भारत की तटस्थता है, ये जो स्पष्टवादिता है और जो खरी-खरी सुनाने की उसकी क्षमता इधर विकसित हुई है 2014 के बाद से, इसी से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। और चाहे एस-400 हो या दूसरे हथियारों की खरीद-फरोख्त हो रूस के साथ में, उस मामले में भी भारत ने अमेरिकी दबाव में ना आकर के साफ-साफ संकेत दिए थे। और वैसे भी अब तो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ रहा है इस समय डेमोक्रेट्स पर, और जिस तरीके से जो बाइडेन को पीछे हटना पड़ा है और कमला हैरिस को वहाँ प्रेसिडेंट के लिए चेहरा बनाना पड़ा है, उस सब को लेकर के भी इस समय जो यूएस गवर्नमेंट है, वो बहुत अ, हिली हुई है एक तरीके से, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो जो घटनाएँ घट रही हैं, वो ये संकेत दे रही हैं कि भारत और यूएस में इस समय तो कम से कम सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।